करीबन एक 22 साल की लड़की अपनी माता-पिता की आज्ञा पाकर के गाँव में चल रही धार्मिक कथा को सुनने के लिए, देखने के लिए पहुँचती है। उसके माता-पिता सो जाते हैं और जब सुबह जागते हैं तो देखते हैं कि उनकी बेटी घर पर नहीं है। पूरे गाँव में ढूँढते हैं लेकिन उन्हें उनकी बेटी कहीं भी नज़र नहीं आती है, कहीं भी दिखाई नहीं देती है। फिर वो पुलिस स्टेशन में पहुँचते हैं और पुलिस स्टेशन में अपनी बेटी की गुमशुदा की रिपोर्ट लिखाते हैं। लेकिन पुलिस कहीं न कहीं रिपोर्ट लिखने में देरी करती है। लगभग 36 घंटे के बाद में पुलिस उनकी एफआईआर को लिखती है गुमशुदा की। पूरा गांव और माता-पिता अपनी बेटी को ढूंढते हैं। दोस्तों, ये जो घटना थी जब लड़की गायब हुई थी, लगभग ये घटना थी 30 जनवरी की देर रात की। उस लड़की को ढूंढने में उन्हें 2 दिन गुजर जाते हैं और 2 दिन के बाद में गांव के एक नाले के पास में उस लड़की का शव मिलता है। शव इतनी बुरी तरह से डैमेज था, लगभग उसके शरीर पर 30 निशान थे और उस लड़की की ऐसी हालत कर दी गई थी जिसका एक मानव, एक इंसान कभी भी अंदाजा नहीं लगा सकता है। जब उस लड़की की हालत उस लड़की की सगी बहन ही देखती है तो सगी बहन चकमा खाकर के गिर जाती है। साथ में आई 2 महिलाएं भी उल्टियां कर देती हैं और उस लड़की की हालत देख करके बेहोश हो जाती हैं। दोस्तों, उस लड़की की ऐसी हालत कर दी गई थी, उस लड़की की जो दोनों आंखें थीं, वो दोनों आंखें पूरी तरह से फोड़ दी गई थीं। उसका शरीर बिल्कुल नग्न अवस्था में था और उस लड़की को बांध करके रखा गया था। उस लड़की के हाथ पैर तोड़ दिए गए थे। इसके बाद में दोस्तों, ये जो बात थी ये मीडिया के द्वारा पूरे समाज में फैल जाती है, पूरे देश भर में फैल जाती है। जो ये क्षेत्र था, उसी क्षेत्र के अंतर्गत एक सांसद थे जिनका नाम था अवधेश प्रसाद। जब अवधेश प्रसाद को ये खबर पता चलती है तो वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोने लगते हैं और उस लड़की के लिए मोदी सरकार से, योगी सरकार से भीख मांगते हैं कि उस लड़की को न्याय मिलना चाहिए। दोस्तों, जब ये खबर पूरे समाज में, पूरे इंडिया में फैली तो जितने भी सांसद थे, विधायक थे, चाहे चंद्रशेखर रावण हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे समाज पार्टी के कार्यकर्ता मुलायम सिंह या अखिलेश यादव हो, जब ये खबर सुनते हैं तो ये सभी योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगाते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं हरिकिशन। आज की जो कहानी है दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी सत्य घटना पर आधारित है जिस कहानी को सुनेंगे तो आपका दिल पसीज जाएगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि एक लड़की के साथ में, एक दलित लड़की के साथ में हमारा समाज ऐसा भी कुछ कर सकता है। हमारे साथ में कुछ मनुष्य के नाम पर, मनुष्य के रूप में ऐसे भेड़िए भी रहते हैं जो कि एक लड़की के साथ में ऐसी हालत कर सकते हैं। दोस्तों, पूरी कहानी विस्तार से सुनिए, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उत्तर प्रदेश के अयोध्या कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव पड़ता है, सहनाव गांव। उस गांव में एक 22 वर्ष की लड़की अपने माता पिता की आज्ञा को पाकर के लगभग शाम के 7 बजे गांव में हो रही धार्मिक कथा को देखने के लिए, सुनने के लिए पहुंचती है। उसके माता पिता जो थे सो जाते हैं क्योंकि उन्हें अपनी लड़की पर विश्वास था। जो उनकी लड़की थी वो सामान्य औसत बुद्धि वाली लड़की से या लड़के से थोड़ा कम बुद्धिमान थी, यानी कि उसका जो मस्तिष्क था वो कम विकसित था और गांव वालों को या उसके माता पिता को, सभी को उसके ऊपर विश्वास था कि लड़की जो है वो चरित्रहीन नहीं है। तो उसके माता पिता सो जाते हैं क्योंकि जो लड़की थी वो हमेशा ऐसे गाँव में हो रही धार्मिक कथाओं में भाग लेती थी, जाती थी। तो उसके माता पिता उसे आज्ञा दे देते हैं और वो लड़की अपने माता पिता की आज्ञा को पाकर के धार्मिक कथा को देखने के लिए, सुनने के लिए पहुंच जाती है। उसके माता पिता सो जाते हैं। सुबह लगभग 7 बजे उसके माता पिता जागते हैं और जब जाग करके देखते हैं तो उनकी बेटी उनके पास नहीं होती है। फिर वो अपनी बेटी को पूरे गांव में ढूंढते हैं लेकिन उन्हें उनकी बेटी कहीं भी नजर नहीं आती है। जब बेटी नजर नहीं आती है तो गांव वालों को बताते हैं कि गांव वालों से कहते हैं कि हमारी बेटी नहीं मिल रही है, शाम को धार्मिक कथा को देखने के लिए गई थी, अभी तक घर नहीं पहुंची है। तो गांव वाले उनसे कहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो गया हो कि आपकी बेटी के साथ कुछ बुरा हो गया हो, आप पुलिस स्टेशन में चली जाइए। माता पिता पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं और पुलिस स्टेशन में उस लड़की की गुमशुदा की रिपोर्ट लिखाने के लिए पुलिस से अनुरोध करते हैं। अब दोस्तों, पुलिस का अपना अपना रवैया होता है। पुलिस उनसे कहती है कि आपकी बेटी कहीं किसी के साथ में लव ठप तो नहीं करती थी, उसके साथ में भाग गई होगी, आप खामा खाम में हमारा
टाइम वेस्ट करने के लिए आए हैं। पुलिस ऐसा उन्हें सुनाती है। दोस्तों, पुलिस उनकी रिपोर्ट को नहीं लिखती है और रिपोर्ट लिखने में देरी करती है। लगभग 36 घंटे के बाद में उनकी रिपोर्ट लिखती है। रिपोर्ट लिखने के बाद में पुलिस फिर अपना काम शुरू करती है, लड़की को ढूंढती है। दोस्तों, ये घटना जब हुई थी तो उस दिन तारीख थी 30 जनवरी 2025। लगभग उस लड़की को ढूंढते ढूंढते 2 दिन का समय गुजर जाता है। 2 दिन का समय गुजरने के बाद में उस गांव के ही एक सरकारी स्कूल में के पास में एक शौचालय है और उस शौचालय के पास में एक जोड़ी कपड़े मिलते हैं जो कि खून से सने हुए थे और फटे हुए थे। जब लड़की के माता पिता उन कपड़ों को देखते हैं तो पुलिस वालों से कहते हैं कि ये जो कपड़े हैं ये उन्हीं की लड़की के हैं। दोस्तों, जो कपड़े थे उन कपड़ों से होते हुए कुछ खून की बूंदें आगे की तरफ बढ़ती जा रही थीं और उन खून की बूंदों को अपना रास्ता समझते हुए पुलिस वाले आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर वो खून की बूंदें जो होती हैं वो जाकर के रुक जाती हैं। फिर आगे छानबीन पुलिस करती है और पुलिस जाकर के देखती है कि एक नाले के पास में कुछ झाड़ियां होती हैं, उन झाड़ियों में एक लड़की की डेड बॉडी होती है। दोस्तों, उस लड़की की हालत को जब देखते हैं पुलिस वाले तो दंग रह जाते हैं, क्योंकि वो लड़की जो थी वो उन्हीं की बेटी थी। उस लड़की की ऐसी हालत कर दी गई थी जिसका अंदाजा हमारे साथ में रहने वाले लोग नहीं लगा सकते हैं। इस समाज में रहने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं लगा सकता है। दोस्तों, लड़की बिल्कुल नग्न अवस्था में मिलती है। उस लड़की के शरीर पर लगभग 30 से ज्यादा चोटों के निशान थे। उस लड़की की आंखें फोड़ दी गई थीं। शरीर का एक भी ऐसा हिस्सा नहीं था जहां से खून नहीं निकला था। रिपोर्ट में जब इस लड़की का खुलासा हुआ था तो ये भी साफ था कि लड़की के गुप्तांग से पोटी भी आई थी जब उसके साथ में ऐसी घिनौनी हरकत हुई थी। पुलिस वाले जब ये देखते हैं तो देखने के बाद दंग रह जाते हैं। दोस्तों, जब उस लड़की की सगी बहनी अपनी बहन की हालत देखती है तो हालत देखने के बाद में चक्कर खा करके जमीन पर गिर जाती है और साथ में उस लड़की को देखने के लिए, उस लड़की को ढूंढने के लिए आई 2 महिलाएं भी जब उस लड़की की हालत देखती हैं तो हालत देखने के बाद में दंग रह जाती हैं और उल्टियां कर देती हैं और चक्कर खा करके जमीन पर गिर पड़ती हैं। दोस्तों, अब ये बात पूरी मीडिया के माध्यम से पूरे समाज में, पूरे इंडिया में फैल जाती है। पास ही में एक सांसद थे जो कि सभा को संशोधित कर रहे थे। जब उन्हें ये बात पता लगती है तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में फूट फूट करके रोने लगते हैं और उस लड़की के लिए गुहार लगाते हैं योगी सरकार से, मोदी सरकार से, कि वो उस लड़की की मदद करें, उस लड़की को न्याय दिलाएं। अब ये बात जो थी मीडिया के जरिए और सांसदों तक और जो जितने भी विधायक एमएलए थे उन तक पहुंचती है, चाहे चंद्रशेखर रावण हो, चाहे मुलायम सिंह हो, चाहे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अखिलेश यादव हों। सभी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं, सभी अपने अपने विचार विमर्श प्रकट कर रहे थे। सभी इस लड़की के लिए शोध प्रकट कर रहे थे और इस घटना को पूरा निर्भया, जो कि दिल्ली में 2012 में घटना घटित हुई थी, निर्भया हत्याकांड के तहत ही ले रहे हैं, कि जैसा ही ले रहे हैं। लड़की का शव बरामद करने के बाद में पुलिस पूरे गांव में छानबीन करती है, तहकीकात करती है। फिर उसे एक जगह से पता चलता है कि गांव में एक जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। दोस्तों, पुलिस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मंगाती है और उस फुटेज से उन्हें पता चलता है कि उस लड़की को अगवा 3 लोगों ने किया था। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उन तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लेती है, जिनमें से एक का नाम होता है दिग्विजय सिंह, दूसरे का नाम होता है विजय सिंह साहू और तीसरे का नाम होता है हरिराम कोरी। पुलिस उन तीनों लोगों को कस्टडी में लेती है और उनसे पूछताछ करती है। पूछताछ के बाद में वो तीनों लोग अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। उनमें से एक जो कि जिसका नाम दिग्विजय सिंह था, वो बताता है कि उसका झगड़ा उस लड़की के भाई से हुआ था। उसके भाई ने दिग्विजय सिंह को मारा था, इसीलिए उसने उस लड़ाई का बदला लिया। उसने बताया कि जिस शाम को लड़की भागवत कथा को सुनने के लिए जा रही थी, उन तीनों लोगों ने शराब पी रखी थी और उन तीनों ने उस लड़की को पहले अगवा किया, फिर उसके बाद में उसे उस सरकारी स्कूल पर लेकर गए और उस सरकारी स्कूल पर ले जाने के बाद में उसके साथ में गंदा काम किया, उसके कपड़े फाड़े और उसकी वहीं पर हत्या की। फिर उसे उस नाले के पास ले गए और नाले के पास जो झाड़ियां थी उन झाड़ियों में उसके शव को फेंक दिया। दोस्तों, जब पुलिस उन दरिंदों के मुंह से इस घटना
क्रम के बारे में सुनती है तो दंग रह जाती है। दोस्तों, जब ये घटना पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो वायरल होने के बाद में जितने भी देश के सांसद या विधायक, जितने भी बड़े मंत्री थे, उन सभी ने इस लड़की के लिए शोक व्यक्त किया और ऐसे दरिंदों के लिए कड़ी से कड़ी सजा सुनाने के लिए सरकार से गुहार लगाई है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद मेरा किसी के दिल को दुखाना नहीं है। मेरा मकसद केवल इतना ही है कि आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि हमारे समाज में मनुष्य के रूप में भेड़िए रह रहे हैं और आप जानते हैं कि भेड़िया एक ऐसा जानवर है जिसे आज तक पालतू नहीं बनाया गया है। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपनों की हिफाजत करें, अपनी हिफाजत करें। तो दोस्तों, ये कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को दिल दुखाना नहीं है। मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मिलता हूं अगली किसी ऐसी ही सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।